नमस्कार। आज मैं फिर आपको एक और घटना क्राइम की, उसी समय की जब मैं डीआईजी रेंज बरेली हुआ करता था तब की बताऊंगा। बात 22 जून 2020 की है। थाना है बिसौली और जनपद है बदायूं। थाने पर श्रीमती शारजहां, वाइफ ऑफ छोटे उर्फ अयूब खां, ये शाम को 6 बजे थाने पर आईं और उन्होंने बताया कि 21 जून को मेरे पति कोई 6:30 पौने 7 बजे ये कह के कि मैं अपने मित्र शमशुल से गांव में मिलने जा रहा हूं गए। जब वो रात में नहीं आए तो उनसे मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। मुझे घबराहट हुई। सवेरे उठ के मैं सीधे शमशुल के यहाँ गई। शमशुल अपने मकान पर नहीं था। घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि रात में शराब पी ली होगी, कहीं सो रहा होगा, अभी उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मैं वहां से चली आई। गांव वालों को, अपने परिवार वालों को, बाकी सबको बताया कि इस तरह से मेरे शौहर छोटे उर्फ अयूब गायब हैं। गांव वालों ने ढूंढना शुरू किया और 22 जून को यानी आज गांव में ये चर्चा हुई कि मेरे पति की लाश अरेल नदी के किनारे खेतों में पड़ी हुई है। मैं भाग के गई और मैंने पहचाना वो मेरे पति शमशुल की ही लाश है। काफी खून जमीन पर गिरा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने उनकी हत्या कर दी। पंकज लवानिया उस समय इंस्पेक्टर थे। इंस्पेक्टर थाने पर मौजूद थे और उन्होंने फौरन श्रीमती शारजहां से एक तहरीर लिखवाई। तहरीर पर एफआईआर करने के आदेश कर दिए। एफआईआर भी हो गई। मुकदमा अपराध संख्या 169/20, धारा 302 और 201 यानी हत्या और हत्या के साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करना, इसमें अपराध पंजीकृत हो गया। वही एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कल किसी ने पूछा था साहब एसओपी क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किसी भी घटना में, किसी भी दुर्घटना में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी योजना में, किसी योजना के क्रियान्वयन में, उसमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। शुरुआत कहाँ से होगी, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कहाँ उसकी कौन उसका रिव्यू करेगा, ऐसे तमाम चीज़ें, अलग अलग कार्यों के संबंध में अलग अलग एसओपीज बनाए जाने का और उसी को फॉलो करने का रिवाज है आजकल। तो एसओपी उसकी है कि साहब पहले मुकदमा कायम हो, मुकदमा की कायमी के समय ही वायरलेस से सबको सूचना दी जाए कि साहब एक हत्या का मुकदमा कायम हुआ है। उसी के साथ साथ सभी यूनिट्स को बताया जाए, डॉग स्क्वाड को, फॉरेंसिक यूनिट को, सर्विलांस की यूनिट को, क्राइम ब्रांच को, कि सभी लोग फला जगह पर पहुँचें, इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके बाद जब सबको सूचना हो जाती है तो इंस्पेक्टर अपने थाने की फोर्स लेके घटनास्थल पर जाता है। घटनास्थल पर वो तब तक वेट करता है, जैसे अगर घटनास्थल प्रिजर्व नहीं है तो उसको फौरन येलो टेप लगाकर प्रिजर्व करना, लोगों की आवाजाही को बंद करना। और प्राइमा फेसी जब वहाँ भीड़ रहती है तो सामान्य रूप से इंस्पेक्टर्स उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा। डॉग हमेशा की तरह आया वहाँ पर। चूंकि नदी के ठीक किनारे का हिस्सा था, खुली जगह थी, हवा बहुत तेज़ थी, जून जुलाई का महीना था, गर्मी बहुत थी, तो ओपन स्पेस में बहुत कम उम्मीद होती है कि डॉग किसी स्मेल को पाएगा। लेकिन चूंकि वो साफ़ सुथरी का मतलब खुली जगह थी, बहुत आबादी नहीं थी, इसलिए स्मेल डॉग को मिली और वो गांव वाले रास्ते तक थोड़ी दूर तक गया, जहां वो मुख्य मार्ग नहीं मिल गया, जहां पर पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां आती हैं। वहां जाकर वो आगे नहीं बढ़ पाया। गांव के भीतर किसी के यहाँ या किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। उसके बाद फिजिकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक की टीम गई, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की, खून आलूदा मिट्टी वहाँ से सैंपल उसका कलेक्ट किया। उसके जहाँ जहाँ और स्पॉट्स थे ब्लड के, उनको सबको आइडेंटिफाई किया। मौके पर एक चश्मा जो उसी का था, मृतक का था, वो बरामद हुआ और एक खोखा कारतूस भी वहाँ पर बरामद हुआ 315 बोर का।
फिर पंचायतनामा किया जाने लगा। उलट पलट के लाश को, उसमें चोटों के निशान जब गिने जाने लगे तो उसमें कुल 3 गन शॉट इंजरीज मिली, एक सिर में, एक सीने पर और एक पेट में। खोखा कारतूस यानी एम्पटी सिर्फ एक मिला, लेकिन पंचायतनामा के समय जो चोटों का विवरण था उसके हिसाब से 3 गोलियां लगी थी। खैर, पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी सील करके बॉडी को भेज दिया गया पोस्टमार्टम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बदायूं में, चीड़घर में, यानी पोस्टमार्टम हाउस में। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को वो लाश सौंपी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसएसपी के यहाँ भिजवा दी गई। वहाँ से जो हर दिन थाने की डाक ले जाने वाला पैरोकार होता है उसने कलेक्ट किया और शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पीएम रिपोर्ट थाने तक पहुँच गई। जैसा कि पंकज लवानिया ने मौके पर देखा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वैसी ही थी। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ गन शॉट एंटीमॉर्टम इंजरीज, यानी बहुत अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे के कारण जो गोली लगने से हुआ है, ऐसा मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। अंत्येष्टि हो गई, कफन दफन हुआ। सवेरे फिर एक बार सारी टीम मौके पर, जो उनके नाथ हित रिश्तेदार होते हैं उनसे और परिवार वालों से बयान लेने के लिए, घटना की बाबत पता करने के लिए सब लोग पहुंच गए। सबसे पूछताछ हुई। मौके पर पहुंचते ही लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति बम्बई और दिल्ली में व्यवसाय करता है। इसका मुख्य व्यवसाय है टेम्पो टैक्सी चलवाना। इसके पास बड़ी संख्या में टेम्पो और टैक्सियां हैं। बम्बई में ये टैक्सियां चलवाता है, दिल्ली में ये ऑटो और टेम्पो चलाता है। इस काम के लिए बहुत ढेर सारे लोगों को उसने गांव से वहां लगा रखा है। और जो इसके सबसे अच्छे मित्र हैं, जो इसके साथ वहाँ रहते हैं, उनका 2 का नाम बताया गया। एक तो है शमसुल हसन उर्फ सलीम सन ऑफ अब्दुल रहमान और दूसरा है वसीम सन ऑफ सलीम। ये दोनों ही इसके साथ इसके व्यवसाय में हाथ बटाने के लिए वहाँ पर रहते हैं मुंबई में। इन दोनों से भी प्रारंभिक पूछताछ की गई, लेकिन वही किस्से कहानी की बात, कहीं कोई बात पता लगी नहीं। एक उस समय हमारे कोरोना काल था, आपको जैसा मैंने बताया जून का महीना था। मार्च से लॉकडाउन लगा था। मार्च, अप्रैल, मई में बहुत हाहाकार मचा हुआ था। तो बहुत सारे लोग जो दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और अन्य दीगर जगहों पे काम करते थे, वो प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने गांव में आ गए। गांव में उनके आते ही एक नई समस्या शुरू हुई। मैं इसके पहले कई घटनाओं में बता चुका हूं कि ये कोरोना काल की घटनाओं में कि कोई नौटंकी देखने गया है, कोई भोज में गया है, कोई किसी कार्यक्रम में गया है। तो देहात में न तो कोरोना का उतना संक्रमण था और न ही लॉकडाउन का बहुत अधिक अच्छे से पालन हो पा रहा था। ये कस्बे और शहरों की बात थी, क्योंकि संक्रमण सबसे ज़्यादा कस्बों और शहरों में था। पहली फेज़ का जो संक्रमण था उसने शहरों में बहुत कहर ढाया था। इसलिए शहरों में लॉकडाउन और शहरों में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब कुछ लोग बाहर से काम से लौटे, कोई 15 साल बाद गांव लौटा, कोई 20 साल बाद गांव लौटा, तो उनके परिजन जो उनके मकान पे, उनकी ज़मीन पे, उनके अनाज पे, उनकी प्रॉपर्टी पे इतने दिनों से काबिज थे, काम कर रहे थे, उन्होंने विरोध शुरू किया। जैसे ही वो बाहर से आया तो बहुत ज़्यादा सामान तो लेकर आया नहीं, थोड़े बहुत पैसे लाया होगा और थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान जो है वो अपना किसी अटैची वटैची में लेके लोग आए, प्रवासी लोग। वहाँ जाते ही उन्हें रहने की ज़रूरत, उन्हें खाने के लिए अनाज की ज़रूरत, उन्हें और तमाम ज़रूरतें जो रोज़मर्रा की हैं वो पड़ने लगीं। अपने भाइयों से, पटीदारों से या जो लोग उनका काम देख रहे थे उनसे जब उन्होंने जिक्र किया तो उन लोगों ने कहा, इतने दिन तुमने कमाया, यहाँ पर कितना दिया, हम तुम्हें क्यों हिस्सा दें। हमारे चारों जिलों में, हमारे जुरिस्डिक्शन के बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में इसकी बहुत ढेर सारी समस्या उत्पन्न हुई। झगड़े और उस समय के जो कत्ल हुए वो भी इसी के पीछे हुए थे। तो पुलिस ने चूंकि ये ट्रेंड देखा था
तो पुलिस इसी एंगल पे जांच करने लगी कि इसके यहाँ आने से किन किन लोगों को दिक्कत हुई है। गांव वालों से यही पूछती रही कि यहाँ आने पे किससे इन्होंने हिस्सा मांगा, किसने हिस्सा देने से मना किया, कौन सा पटीदार और कौन से इनके परिवार के लोग मिल के ये चाहते थे कि ये फिर यहाँ से भाग जाएं। जैसे पहला काम जो बाहर से आया उसको गांव के बाहर ही जो प्राइमरी विद्यालय है या प्राइमरी पीएचसी है वहाँ पर कहा कि साहब आप यहाँ पर 14 दिन के लिए अलग से रहिए, आपको गांव में आने की इजाज़त नहीं है क्योंकि आप जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है। क्वारंटाइन करने की बात हर जगह, तो वो परेशान करने की नीयत, और जो जिनसे कोई दिक्कत नहीं थी वो सीधे अपने घर में पहुंच जाते थे। तो पुलिस इसी एंगल पे जांच कर रही थी। उसके दिमाग में जब भी वो बॉडी आई और कफन दफन हो गया, उसके बाद जब स्टेटमेंट्स की बारी आई पता करने की, तो यही बात, इसी बात पर ज़्यादा फोकस पुलिस दे रही थी। उस समय क्राइम का वर्क और इन्वेस्टिगेशन का वर्क ये सबसे पीछे की प्रायोरिटी में था। पहला था आइसोलेशन कॉर्डन्स बनाना, लोगों को आइसोलेट कराना, जिसके बारे में सूचना मिल जाए उनको एम्बुलेंस से अस्पताल तक, कोरोना सेंटर्स तक भिजवाना, और उनकी बाकी सारे इंतज़ाम उनके परिवार के लिए, ये पुलिस की प्रायोरिटी में था। और इन्वेस्टिगेशन और क्राइम का वर्क बहुत पीछे चला गया था। काफ़ी टाइम बीत गया और पुलिस ने 2 बार 3 बार मौके पर जाकर खंगाला, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं लगा। बार बार सर्विलांस वालों को इंस्पेक्टर पंकज लवानिया फ़ोन करके जानकारी चाह रहे थे कि भाई देखो कुछ निकला कि नहीं निकला, डाटा एनालिसिस में देखो, सीडीआर के एनालिसिस में देखो, जल्दी से कुछ पता करो, काफ़ी दबाव है। जो चूंकि आदमी व्यवसायी था, काफ़ी पैसे वाला था, तो तरह तरह की बातें गांव में बताई जा रही हैं। लगभग 1 महीने को होने को आए थे, बड़ी मुश्किल से तब डंप डाटा की एनालिसिस और सीडीआर आईओ को, सर्विलांस की यूनिट को प्राप्त हुए और उन्होंने आईओ को बताया। और उन्होंने कहा कि डंप डाटा एनालिसिस से ये पता लग रहा है क्योंकि वो बहुत किनारे का हिस्सा है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, इसलिए वहाँ का डाटा हमें काफ़ी कम साइज़ में मिला और हम जल्दी एनालाइज कर पाए। वहाँ 2 लोग ऐसे थे जो मृतक के साथ गांव से गए थे, करीब 1-1.5 घंटे वहाँ रुके थे और उसके बाद वो वापस गांव में आ गए थे, जबकि मृतक का मोबाइल घटना के लगभग जो बताए हुए समय में बंद हो गया था। उन तीनों को फिजिकली वेरीफाई किया गया। जो मृतक के अलावा जो 2 नंबर थे उनमें से एक शमशुल का था और एक वसीम का था। वसीम और शमशुल दोनों बुलाए गए। मैं पहले ये बता चुका हूँ कि लोगों ने फर्स्ट राउंड में ये बताया था कि यही उसके साथ वहाँ रहते थे और उसके सबसे नज़दीक के, सबसे करीब के लोग थे। वसीम ने बताया कि लॉकडाउन में जब सारे टेम्पो, टैक्सी और वाहन बंद हो गए तो बाकी लोगों की तरह मृतक अयूब ने करीब 2 महीने तक तो अपने आदमियों को खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर उसके पास जब पैसे ख़त्म होने लगे तो वो वहाँ से सब लोगों को इकट्ठा करके उसने कहा कि अब गांव वापस चलना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ खर्चा चल नहीं रहा है। वहाँ पर किराए पर एक गैराज लिया गया जहाँ पर उनकी टेम्पो, टैक्सियाँ ये सब खड़ी कर दी गई और वहाँ से हम लोगों ने जुगाड़ बनाना शुरू किया कि कैसे वापस बदायूं पहुँचा जाए। करीब 7 दिन लगे फलों की और सब्जियों की ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ये सब क्रॉस करते करते 7-8 दिन में हम लोग अपने गांव पहुंच पाए। कुछ दिन खाली बैठे रहे तो फिर ये हुआ कि खाली बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और हम लोग यहाँ पर कुछ काम करते हैं। काम की तलाश में वहाँ इन्होंने डेयरी का काम शुरू किया। मार्केट सर्वे कराया छोटे ने और इसने कहा कि इस समय शहरों में सबसे अधिक खपत दूध की है क्योंकि दूध वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। दूध वाले गांव जो गांव से घर घर जाके बांटते थे वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से। सरकारी एजेंसीज ही सप्लाई कर रही हैं दूध की। तो शमशुल ने, वसीम ने और छोटे ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जिन जिन गांवों से शहरों को दूध जाया करता था, सवेरे 4 बजे उठ के वहाँ दूध कलेक्ट कर लेंगे और दूध कलेक्ट करने के बाद सरकारी एजेंसियों से साठगांठ की जो वहाँ पर सप्लाई करती थी और बड़ी मात्रा में दूध इकट्ठा करके
उन एजेंसीज को भेज दिया जाता था जो ऐसे लॉकडाउन वाले ऑलमोस्ट कर्फ्यू वाले इलाकों में जाके दूध, सब्जी और आवश्यक वस्तुएं देने का काम कर रही थी। शमशुल के बारे में वसीम ने बताया कि शमशुल छोटे का यानी मृतक का सबसे अच्छा दोस्त था। वो उसके लिए काम करता था। जैसे टैक्सी वाला कोई अगर किराए पर ले गया और किराया नहीं दे रहा है तो उससे किराया वसूल कर लेना, उसको धमकाना, उसको डराना। पुलिस अगर टेम्पो या टैक्सी स्टैंड पे परेशान कर रही है और जो जेन्युइन नंबर, उसका नंबरिंग का सिस्टम है कि अब ये निकलेगी, अब ये निकलेगी, अब ये निकलेगी, अगर वहाँ पर कोई दबंग आदमी नंबर नहीं लगा रहा है और दिक्कत पैदा कर रहा है तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए शमशुल को ही छोटे भेजा करता था। रास्ते में अगर कोई उसका जो विरोधी खेमे का ड्राइवर है, क्योंकि वहाँ बहुत ढेर सारे टेम्पो ऑपरेटर्स हैं जो चलाते हैं अपनी, तो वो अगर रास्ते में किसी दूसरे रास्ते में या उनके इलाके में कहीं इसकी टेम्पो पहुंच गई और वो रोक के विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट करना, उनको ऐसा करने से रोकना, इसके लिए भी शमशुल का इस्तेमाल छोटे किया करता था। कोई यात्री अगर पैसा नहीं दे रहा है तो, और टेम्पो ड्राइवर ने बताया कि साहब ये पैसा नहीं दे रहा है, शमशुल हमेशा मोबाइल रहता था, वहाँ पहुँचकर उसके साथ दबंगई से पेश आकर उसका पैसा दिलवाता था। और इसी सब चक्कर में 15-20 मुकदमे मारपीट के और गुंडई के शमशुल पे लग गए थे, क्योंकि वो मसलमैन जैसा था और बदतमीजी करता था और अपने मालिक के लिए या अपने मित्र के लिए सब पैसे वसूलने का काम वही करता था। अगर मारपीट में उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया और उसे जेल भेज दिया गया तो छोटे उसकी पैरवी पुलिस थानों पे या अदालतों में वकीलों के माध्यम से करता था और जितने पैसे की ज़रूरत पड़ती थी छोटे ही उस पैसा खर्च करके और शमशुल का वो सारा खर्च उठाता था। और इस तरह बताया उसने, वसीम ने, कि करीब 25-30 हज़ार रुपये शमशुल पे खर्च किए जाते थे, क्योंकि सारा काम उसमें वसूली का ही है, चाहे जिनको किराए पर टेम्पो या टैक्सी दी गई हो उनसे वसूली हो, चाहे यात्रियों से वसूली हो, चाहे स्टैंड की वसूली हो, चाहे पुलिस वालों जो जहां विरोध करते हैं उनको सेट करके वहां से वसूली करना हो, ये सारा काम शमशुल ही करता था। जब वापस आया शमशुल वहां से हम लोगों को लेके तो 3-4 महीने हो गए लेकिन एक नया पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने पिछले 2 महीने से जो काम दूध की सप्लाई का शहरों में करना शुरू किया उसमें जो पैसा कलेक्ट करके लाता था वो शमशुल ही लाता था। उसको पता था कितना पैसा मिला है, लेकिन फिर भी छोटे ने 2,000 रुपये हम लोगों को 2 महीने में दिए। शमशुल ने ये कहा कि तुमको दूध कलेक्ट करने में या वहाँ सरकारी एजेंसी तक पहुँचाने में जो तेल लगता है मोटरसाइकिल का वो भी हम देंगे, वो भी देता था। ये तीनों गाहे बगाहे शराब भी बैठकर पीते थे। उस समय शराब की बंदी थी और घटना वाले दिन ये इन लोगों ने तय किया कि अब बिल्कुल पैसा नहीं दे रहा है, हम लोगों का काम नहीं चल रहा है, तो कैसे हम लोग करेंगे। और ये 2,000 से ऊपर दे नहीं रहा है, पैसा हम कलेक्ट करके लाते हैं, मुझे पता है कितना पैसा प्रतिदिन इसको लाकर देते हैं। शराब की जब बंदी खुल गई तो सभी ने, वसीम ने भी, शमशुल ने भी और छोटे ने भी बड़ी मात्रा में शराब खरीद कर रख ली थी, क्योंकि इनको शराब पीने की आदत थी। घटना वाले दिन शमशुल ने ये कहा कि छोटे को बुलाओ, आज शराब पीने हम लोग चलते हैं। छोटे को फ़ोन किया गया। छोटे शाम को 6:30 बजे शमशुल के यहाँ के लिए निकल गया। शमशुल, वसीम और छोटे तीनों एक मोटरसाइकिल से शराब और उसके साथ जो सप्लीमेंट्री आइटम्स होते हैं वो सब लेकर गए और नदी के किनारे उन्होंने अपना दस्तरखान लगा दिया। शराब वहाँ छक के पी गई। जब काफ़ी शराब पी ली तो शमशुल ने छोटे से कहा कि छोटे भाई हमको 50,000 रुपये फ़ौरन दे दीजिए। छोटे ने कहा कि देखो फिर से वापस बम्बई जाके काम शुरू करना है, ये काम तो यहाँ हम लोग कर नहीं पाएंगे, तुम जानते हो इसमें कितना पैसा मिल ही रहा है, तो लिहाजा हम उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और अभी हम इतना ही तुमको पैसा दे पाएंगे, इससे ज़्यादा पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो शमशुल ने कहा कि ये पता नहीं कब ख़त्म होगा और पता नहीं कब वहाँ पर आप जाएंगे और कब हम लोगों का हिसाब करेंगे। अभी तो यहाँ बिल्कुल मरने की नौबत आ रही है, न परिवार का खर्चा चल रहा है न मेरा खर्चा चल रहा है। अभी 50,000 दे दो
और उसके बाद जब बम्बई चलना हिसाब करना तो उसमें कम कर लेना। छोटे ने मना कर दिया। जैसे ही छोटे ने मना किया वैसे ही शमसुल ने अपने टेटुए में से कट्टा निकालकर उसे कनपट्टी में सटा के गोली मार दी। छोटे वहीं गिर गया। गिरने के बाद भी उसने 2 गोलियां और मारी, एक सीने के पास और दूसरी पेट में लगी। हम लोग वहां से सीधे अपने घर चले आए। हम लोग वापस मुंबई जाने की फिराक में थे, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही थी। परेशान थे कि कैसे चला जाए। इसी बीच शमसुल ने कहा कि 15-20 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस को हम पर शक नहीं हुआ है, ना पुलिस ने कोई पूछताछ की है। अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो पुलिस हम पे शक करेगी, और फिर एक बार पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे तो फिर पुलिस सही बात पता कर लेगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी चलने का विचार छोड़ देते हैं। जब लॉकडाउन खत्म होगा, गाड़ियाँ चलेंगी, तब हम लोग वापस मुंबई चलेंगे। पूरी बात ध्यान से इंस्पेक्टर पंकज लवानिया ने और उनकी टीम ने सुनी और ये कहा कि भाई अब शमसुल को बुलाओ, शमसुल से भी पूछा जाए ये कितना सही कह रहा है, कितना गलत कह रहा है। शमसुल को बुलाया गया। पुलिस तब तक सब कहानी जान चुकी थी। वो तो क्रॉस चेक करने के लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो आया उसने उसकी शुरुआत ही पूछताछ की रोने धोने से की। वो रोने लगा, बोला साहब मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, परिवार के सारे खर्चे और सारा पैसा वही दिया करता था। जब से उसकी पत्नी ने बताया कि वो मेरे यहाँ आने के लिए कह के निकला था लेकिन नहीं आया, मैं भी बड़ा परेशान हुआ। उसकी पत्नी के साथ मैं FIR कराने थाने भी गया। पंचायतनामा जब भरा जा रहा था तो 5 लोगों में से एक मैं भी था जिसने साइन किया था। बॉडी को वहाँ से मौके से लेकर जब मॉर्चरी जाया गया तो भी मैं साथ ही साथ था, और जब उसका पोस्टमार्टम हो गया और बॉडी रिसीव कराई गई तो मैंने ही वो बॉडी रिसीव की और कफन दफन तक मैं उसके साथ रहा। आप क्यों मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी ये कहानी सुनते ही फिर क्या SHO, क्या SSI, क्या वहाँ के नायब दरोगा और जो चटक सिपाही हर समय आसपास रहते हैं, वो सभी उस पर टूट पड़े और बोले अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता है। और जब तक वो समझ पाता बहुत अच्छी वाली पूछताछ हो चुकी थी, बिल्कुल ओलंपिक के स्पीड वाले रिकॉर्ड की तरह। थोड़ी देर में बोलना शुरू किया। उसने वही सब कुछ बताया जो वसीम ने बताया था। कट्टा और बचे हुए 2 कारतूस रिकवर करा दिए। वसीम और शमसुल दोनों को 21 जुलाई 2020 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। सारे कागजात, PM रिपोर्ट, सभी के बयान, सारी एविडेंस, साक्ष्य, ये चार्जशीट नंबर 177/20 9 अगस्त 2020 को कंसर्न कोर्ट में सबमिट कर दी गई। ऑनरेबल कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं विद चार्जशीट, और फिर वो नंबर पर आता है और उसका ट्रायल शुरू होता है। आज की घटना देखिए, आज की घटना में जो अपराधी शमसुल था वो बेसिकली रिकवरी एजेंट था। रिकवरी एजेंट तो शहर की मॉडर्न वोकेबुलरी में उसको रिकवरी एजेंट कहा जाता है, लेकिन गांव देहात में और छोटे छोटे शहरों में ऐसा व्यवसाय जो उधार पे चलता है, जैसे साहूकार का दिया हुआ कर्ज। हर छोटे बड़े गांव में साहूकार है जो कर्ज देने के लिए बिल्कुल दुकान खोल के बैठा रहता है। आप अपनी समस्या बताइए, पैसा बताइए, वो आपको कर्ज देगा, आपसे अंगूठा लगवा लेगा, साइन करा लेगा, अपने लाल रंग की बही में आपका नाम दर्ज कर लेगा, और फिर मनमाना ब्याज 20%, 25%, 30%। 1 साल के ब्याज में जो पैसा होता है, अगर आप अपने से नहीं दे आते तो वो 4 दबंग आपके यहाँ पहुँचेंगे, आपके साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं। आपसे पहली बार में समय लेंगे और दोबारा तो बदतमीजी पर उतर आएंगे। ऐसे लोगों को जो ये गुंडे पाला करते हैं, इनको शहरी भाषा में रिकवरी एजेंट कहते हैं। दूसरा व्यवसाय ऐसा है कि उधार दिया गया सामान, जैसे गांव में बहुत से लोग जो छोटी मोटी लेबर की नौकरी करते हैं, महीने में पैसा पाते हैं, इस बीच में वो गांव के ही किसी आदमी से, कस्बे के किसी आदमी से, इवन शहर में किसी दुकान से वो उधार लेते हैं कि पहली को तनख्वाह मिल जाएगी, हम आपका उधार चुकता कर देंगे।
और जब वो नहीं चुकता कर पाते तो उनके भी 4-6 आदमी वसूली में लगे रहते हैं। फलां के यहाँ से इतना पैसा लाना है, फलां के यहाँ से इतना पैसा लाना है, फलां के यहाँ से इतना पैसा लाना है। दूध भी ज़्यादातर उधार ही दिया जाता है। अनाज ज़्यादातर लोग उधार ही लेते हैं। कैश का चलन अब तो खैर ई ट्रांजेक्शन्स शुरू हो गए हैं, लेकिन कैश का चलन पहले ज़्यादा था। लोग पैसा अगर समय पे नहीं देते थे तो इसी तरह के लोग पैसा वसूलने का काम करते थे। पहले टीवी उसके केबल टीवी के कनेक्शंस हुआ करते थे। 300-400 रुपये महीने का किराया होता था। बस्ती की बस्ती कनेक्शन ले लेती थी, लेकिन पैसा नहीं देते थे। 1 महीने 2 महीने टरकाते थे, अगली बार आना, इस बार नहीं है। ऐसे लोगों से वसूली के लिए भी इस तरह के लोकल गुंडे और जिनको अब रिकवरी एजेंट कहते हैं लगाए जाते थे। वो जाते थे, मार के, पीट के, गाली दे के, धमका के, डरा के पैसा उनसे वसूल ले आते थे। इसी तरह लोन पर ली हुई गाड़ियों के, आपने लोन पे गाड़ी ली, 2 किस्तें जमा कर दी, तीसरी, चौथी, 5वीं नहीं जमा हुई तो लोन देने वाली कंपनी आपके पीछे रिकवरी एजेंट्स लगा देगी। अचानक 4 तरफ से लोग कट्टा लेके घेर लेंगे, आपको गाड़ी से उतार लेंगे, गाड़ी लेके भाग जाएंगे और रिकवरी का एक यार्ड बना रहता है जिसमें ले जाकर उसको खड़ी कर देंगे। वो भी रिकवरी एजेंट हैं। इसी तरह लोन अगर आपने लिया है, समय पर नहीं चुकता किया है और किस्त पे ली गई जमीन, फ्लैट और मकान, इसकी भी किस्तें अगर नहीं पूरी हुई हैं तो यही लोकल गुंडे, दबंग, जबरिया करने वाले लोग ये रिकवरी एजेंट हो जाते हैं और ये आपसे पैसा वसूल लेते हैं। ये लोकल होते हैं, दबंग होते हैं, एंटी सोशल होते हैं। और सरकारी एजेंसीज जब रिकवरी कराते हैं तो वो इन्हीं को रिकवरी एजेंट के नाम से रजिस्टर्ड करते हैं कि साहब ये हमारे रजिस्टर्ड रिकवरी एजेंट हैं, ये जाएंगे और ये ले आएंगे हमारा लोन का पैसा। और इनका जो मेहनताना है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है। एक गाड़ी ले आएंगे तो आपको उसकी लोन, जो टोटल लोन दिया गया है उस गाड़ी पर, उसका 10% आपको दिया जाएगा, 5% आपको दिया जाएगा। अलग अलग कंपनियों ने इसका अलग अलग रेट फिक्स कर रखा है। सरकारी अगर एजेंसी से लोन है तो उसके लिए सरकारी व्यवस्था है। रिकवरी को उसका लीगल प्रोसेस बनाया गया है और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हर शहर में बनाए गए हैं। अगर आपने पैसा नहीं दिया है किसी सरकारी लोन का तो ट्रिब्यूनल में जो एजेंसी है वो जाएगी, आपको नोटिस जाएगी, आप अपने वकील के माध्यम से वहाँ बताएंगे कि आपने क्यों नहीं दिया है और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो रिकवरी होगी। आपका जो भी कागज पत्र ज़मीन का वो उनके पास गिरवी है सरकारी संस्था के पास, उसकी नीलामी की जाएगी। चूंकि ये लोग आदतन पेशे से वसूली करने का काम ही लंबे समय से करते आ रहे हैं और ये इस फन के माहिर हो जाते हैं, इसलिए इनके मेहनताने का हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। पेशा तो बहुत गंदा है, लेकिन इस गंदे पेशे का भी साफ सुथरा हिसाब आपको रखना चाहिए। ऐसे लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनका मालिक इनका पैसा नहीं देता है तो ये सारी टेक्निक जो मालिक के लिए पैसा वसूलने में लगाते हैं वो सारी टेक्निक ये मालिक से पैसा वसूलने में लगा देंगे और पैसा वसूलने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो शमशुल ने छोटे के साथ किया है। इसलिए ऐसे सूदखोरों और ऐसे एजेंट से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको जितने पैसे की, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, सिर्फ उतनी ही चीज़ लें। अगर रिकवरी के लिए कोई आता है तो आप उसके मालिक से सीधे बात करें, एजेंट से बहुत ज़्यादा मुंह लगने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग एंटी सोशल होते हैं और ये किसी भी समय पैसे की वसूली के लिए आपका नुकसान भी कर सकते हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।